नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। मेरे हाथ में आप जो डिब्बी देख रहे हो, जो बॉक्स देख रहे हो, वो गोबर घनसत्व का है, जिसे हम सुपर गोल्ड गोरस कहते हैं। इसमें जीवाणु का एक पाउडर है। इस जीवाणु को हमने गाय के गोबर के घनसत्व से या मिट्टी की संरचना से प्राप्त किया है। लेकिन इसमें अभी जो पाउडर है, जो जीवाणु है, वो निष्क्रिय अवस्था में है। इसलिए जब इसको प्रयोग करना है तो पहले इनको सक्रिय अवस्था में लाने की आवश्यकता है, तभी ये प्रभावी होंगे। अन्यथा अभी निष्क्रिय अवस्था में है, इनका कोई ज्यादा मूल्य नहीं। यद्यपि इस पाउडर को भी आप पानी में घोल के छिड़क देंगे, फिर भी ये थोड़ी बहुत मात्रा में तो प्रभावी होगा, लेकिन पूरा लाभ लेना है, इनका पूरा उपयोग करना है, तो आपको इनको प्रयोग करने की विधि थोड़ा जानने की आवश्यकता है। तो इनको जानने के लिए दो तरह के प्रयोग हैं। पहला है इन जीवाणु को सक्रिय सॉल्यूशन के रूप में बदलना, एक्टिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। दूसरा है जब आपके पास एक्टिव सॉल्यूशन तैयार हो जाए तो उसको कैसे प्रयोग करना है। वैसे एक्टिव सॉल्यूशन का भी सीधा प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपको इन निष्क्रिय जीवाणु को सक्रिय अवस्था में लाना है तो उसके लिए पहली चीज है कि इनको आपको सक्रिय सॉल्यूशन में बदलना है। उसके लिए आपको एक कंटेनर की आवश्यकता होगी। 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम ले लीजिए, कंटेनर ले लीजिए, इसमें ढक्कन हो। ढक्कन इसलिए कि जब इस मिश्रण को आप तैयार करेंगे, इस कल्चर को तैयार करने की स्थिति में होंगे, तो ये जीवाणु हमारे वातावरण से कई तरह की गैसों को सोखना शुरू कर देते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसी कार्य में लग जाते हैं। जबकि हमें तो इनको सक्रिय अवस्था में लाना है, इनको बाध्य करना है कि अपनी संख्या बढ़ाएं, अपने संख्या में वृद्धि करें। और जब तक इन संख्या में वृद्धि नहीं होगी, तब तक ये ना तो अपने बायो एक्टिव रसायनों को का निर्माण कर पाएंगे, ना फिर अपनी संख्या बढ़ा के वो प्रभाव हमें मिट्टी में दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें जब भी ये मिश्रण तैयार हो जाए तो ढक्कन से बंद कर देना है, ताकि उसको हवा ना पहुंच पाए, ताकि उनको ये सारी गैसें, ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो पाए। पहली चीज तो ये है। दूसरी, इसको तैयार करने के लिए जीवाणु को कुछ तो आहार की आवश्यकता होती है, कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिससे हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें जीवन चलाने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है। भोजन के माध्यम से हम विभिन्न पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। ठीक इसी तरह इन जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए, इसको एक्टिव सॉल्यूशन में बदलने के लिए हमको गुड़ की आवश्यकता है, हमें गेहूं, जौ या चावल के आटे की आवश्यकता है। इनमें से कोई एक चीज ले सकते हैं या दोनों चीजें ले सकते हैं आप। तीसरी चीज एक की और आवश्यकता है, वो है मोलासिस, सूरा। जब हम गन्ने से गुड़ बनाने के लिए उसको उबालते हैं तो बहुत सारा जो गंदा कचरा निकलता है, जिसे हम व्यर्थ में फेंकते रहें, सूअर को देते रहें। कभी कभी किसान उसको अपने जानवरों को भी देता रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अधिकांश मात्रा व्यर्थ होती रही है। यद्यपि जब से सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिए मोलासिस का उपयोग शुरू किया है, तब से उसका मूल्य कुछ लोग जाने लगे हैं। तो उस मोलासिस की आवश्यकता है, और मोलासिस की इसलिए आवश्यकता है कि उसमें सुक्रोज के साथ में, ग्लूकोज के साथ में काफी मात्रा में खनिज तत्व रहते हैं। और ये खनिज तत्व न केवल जीवाणु की सक्रियता को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि जो एक्टिव सॉल्यूशन तैयार होगा उसके माध्यम से हमारे खेतों में पहुंचकर उन जीवाणु को भी मदद करते हैं। साथ ही मिट्टी के अंदर उन जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में वृद्धि करते हैं। से मोलासिस का अपना भूमिका है। और यदि आप इस सॉल्यूशन में मोलासिस का प्रयोग करेंगे तो आप एक चमत्कार के रूप में देखेंगे। आप देखेंगे कि आधा आधा केजी, 1 केजी से क्या हुआ, बहुत कुछ होगा। कि हमारी फसलों के लिए टनों के हिसाब से किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत अल्प मात्रा में, बहुत माइक्रो मात्रा में ऐसे खनिज तत्वों की आवश्यकता है, लेकिन उनकी इतनी अल्प मात्रा भी उनकी वृद्धि को, उनकी जो साग सब्जियों की मात्रा को, फलों की मात्रा में काफी गिरावट कर देती है, कई तरह के रोगों से ग्रसित कर देती है। तो इन चीजों की आवश्यकता है। तो आप सबसे पहले एक ड्रम ले लीजिए 200 लीटर का, उसमें 100 से 125 लीटर के आसपास पानी डाल दीजिए। उसमें 1 डेढ़ किलो के आसपास गुड़ डाल दीजिए, गुड़ ऑर्गेनिक हो, उसमें किसी तरह का रसायन ना हो। इसी तरह जो पानी आप प्रयोग कर रहे हैं, उस पानी में भी किसी तरह के रसायन ना हो। कई जगह क्लोरीन क्लोरीन से जो क्लोरीन मिश्रित पानी मिलता है, पानी की सफाई के लिए क्लोरीन प्रयोग होती है, तो ऐसा ना हो, अन्यथा आपके जीवाणु की सक्रियता में थोड़ी गिरावट आएगी।
आप पानी किसी तालाब का ले सकते हैं, पोखर का ले सकते हैं, नलके का ले सकते हैं, नदी का ले सकते हैं, जो भी सहज आपके पास उपलब्ध है वहाँ ले सकते हैं। उसके साथ में आपने 1 डेढ़ केजी के आसपास गन्ने का गेहूँ का आटा, जौ का आटा, चावल का आटा, चावल लेने हैं। गेहूँ और जौ के आटे को मिश्रित करके भी ले सकते हैं। और चावलों को लेना है तो चावलों को पहले पानी में भिगो दीजिए, फिर मिक्सी में डाल के उसकी पेस्ट तैयार कर लीजिए। लेकिन गेहूँ और चावल आपने कम से कम 8-10 घंटे भिगो के पानी में मिश्रित करके अलग से रख देने हैं, ताकि उनकी फर्मेंटेशन वहीं शुरू हो जाए। और उसको गुड़ को प्रयोग करना है तो गुड़ की चाशनी बना लें, ठंडा होने के बाद प्रयोग करें। तो जब ये सारी चीजें तैयार हो जाएं तो आप इस 100-125 ग्राम 150 ग्राम इस गोरस को लें, गोबर घनसत्व को लें। 100 ग्राम हमारे लिए सफिशिएंट है पहले प्रयोग के लिए। तो आप यदि 100-125 लीटर के आसपास पानी ले रहे हैं तो उसमें सारी चीजों को, गुड़ को, मोलेसिस को, गेहूं के आटे को, जौ के आटे को, या फिर उनकी जगह चावल के आटे को, या फिर सभी को मिश्रित कर दें। और सभी को मिश्रण करना हो तो इनकी मात्रा को आधा कर लें और उसमें इस पूरी डिब्बे को आप मिक्स करके उसको ढक्कन को बंद करके रख दें। और कोशिश ऐसे ही करें कि जहाँ ये मिश्रण बना रहे हैं या कल्चर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ ज्यादा तापमान ना हो, क्योंकि अधिक तापमान पर जीवाणु हैं ज्यादा सक्रिय नहीं रहते, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके लिए आपको 20-22-25 डिग्री के जो तापमान वाला स्थान सुरक्षित है, चाहे तो उसको किसी कोठरी में बना सकते हैं जिसमें ज्यादा प्रकाश भी ना हो, क्योंकि प्रकाश में या सूर्य की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो भी इन जीवाणुओं के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, वो भी इनकी सक्रियता को बढ़ाती है। तो ऐसा स्थान चुने जो एकांत में हो, शांत हो, अंधेरे में हो, तापमान ज्यादा ना हो, क्योंकि तापमान का तो जीवाणु के साथ सीधा संबंध है। 20-22-25 डिग्री तक तो ये सक्रिय अवस्था में अपनी मैक्सिमम सक्रिय स्थिति में रहते हैं। जब तापमान 35 से ऊपर चला जाता है तो उनकी सक्रियता घटने लगती है। 40 तक पहुंचते पहुंचते तो इनकी 50% सक्रियता घट जाती है और 45 के बाद सक्रियता ही नहीं घटती, इनकी इनकी निर्बलता आने सामने शुरू हो जाती है। जैसे हम गर्मी में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सन स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, लू लग जाती है। लू लगने का अर्थ है कि इतना पसीना हमारे शरीर से बह गया कि पसीना अपने साथ हमारे शरीर के बहुत सारे इलेक्ट्रोड को भी ले गया। तो उसकी भरपाई सहजता से नहीं होती है, तो उसकी निर्बलता को वर्षों तक अनुभव करते हैं और कई लोग तो जीवन भर उससे पीड़ित रहते हैं। ऐसे ही हैजा में जो दस्त लग जाते हैं, उल्टी लग जाती है, तो हमारे शरीर के बहुत सारे पोषक तत्व हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उसका दुष्प्रभाव व्यक्ति को या तो अपने जान से हाथ धो के करना पड़ता है या फिर जीवन में भोगना पड़ता है। तो यही इन जीवाणु के साथ में, ये जीवाणु तो हमारी तुलना में बहुत अल्प है, तो इनको तापमान से बचाना है। और जब वो मिश्रण तैयार हो जाए तो उसको घोल के आपको 48 से 72 घंटे के लिए रख देना। 48 से 72 घंटे के दौरान इन जीवाणु की जो संख्या है करीब 50 से 60% से गुना बढ़ जाती है और तब वो ऐसी अवस्था में होती है ताकि वो चमत्कार कर सके, क्योंकि इनमें ऐसे जीवाणु हैं जब इनका प्रयोग आप खेती में पानी के साथ में करते हैं तो वहां जाते ही सक्रिय हो जाते हैं। वहां जाते ही सक्रिय होकर वो कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे वो मृत कीड़े मकोड़ों के शव हैं या जो और दूसरे जीवाणु हैं जो अभी निष्क्रिय अवस्था में हैं, उनके शरीर को डिकम्पोजिशन शुरू कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन शुरू कर देते हैं, या फसल के अवशेष हैं या खरपतवार, जो भी चीज वहां उपलब्ध है उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोजिशन का अर्थ है कि उनके शरीर से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटासियम है, क्रोमियम है, सिलिकॉन है, जिंक है, लोहा है, मैग्नीशियम, इन सबको स्वतंत्र करना, एक्टिव स्टेज में लाना। साथ में कार्बन है उस कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन का रूप देना। ऑर्गेनिक कार्बन हमारी मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है और आपको जानकर होगा कि वनस्पति जगत में 45 से 50% जो उनकी, आप कोई भी वनस्पति ले लें उसको जला के उसकी राख तैयार कर लें, उस राख में 45 से 50% अंश सिर्फ कार्बन का रहता है। हमारे वनस्पति जगत की निर्माण प्रक्रिया में ग्रोथ में कार्बन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कार्बन मिट्टी से उनको उपलब्ध नहीं होती, लेकिन मिट्टी में इस कार्बन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कार्बन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को तो हमारी वनस्पति, हमारे पेड़ पौधे सीधे वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो मिट्टी में कार्बन है, दूसरे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको अपने साथ जोड़कर जड़ों तक लेके आती है।
और जड़ों के माध्यम से वो पोषक तत्व फसलों में पहुंच हमारी वनस्पति के शरीर में पहुंचकर अपना कार्य दिखाते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन जब आप खाद के रूप में डालते हैं तो उस नाइट्रोजन को पेड़ों की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य भी यही ऑर्गेनिक कार्बन करता है। और उसी के बाद यूरिया के बाद 24 घंटे से के बाद एक परिवर्तन आप इसीलिए देख पाते हैं। तो ये परिवर्तन एक हफ्ता 10 दिन तक रहता है। उसके बाद वो जो यूरिया में आपने नाइट्रोजन प्रयोग किया उसके वो निष्प्रभावित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि या तो वो भाप के रूप में उड़ जाता है या मिट्टी के अंदर चला जाता है, पेड़ों को उपलब्ध नहीं होता। तो जब आपका जो बैक्टीरिया कल्चर तैयार हो जाए, आपका ये इसके बैक्टीरिया सक्रिय अवस्था में आ जाए, तब इनको प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करना बहुत सहज है, मुश्किल नहीं। कल्चर तैयार करना भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया आप उसको कर सकते हैं, फिर भी समझ ना लगे मुझसे जानकारी ले सकते हैं, फिर भी समझ ना आए मेरे पास आ सकते हैं। आधा पौना घंटा में उसको समझ जाएंगे, या फिर आपको आने में परेशानी है तो मुझे बुलाइए, मैं आपके पास आऊंगा। मेरा ये मिशन है वास्तव में, मेरा कोई दुकानदारी नहीं, मैं इसको कोई बेचने के लिए नहीं कर रहा। मेरा तो फील्ड हेल्थ साइंस का रहा है। मैं तो रोगियों को ठीक करता रहा हूँ। मैंने हजारों लाखों रोगियों पर काम किया है। तो अनायास मेरी कुछ प्रेरणा हुई तो मैं इस क्षेत्र को छोड़ के इसमें आ गया। तो मेरा मिशन है मिट्टी को स्वस्थ करना, आपको निरोगी करना, और आप किसानों के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है जिसके कारण मिट्टी खराब होती जा रही है, उसमें सुधार लाना। तो उसके लिए माध्यम चुना मुझे लगा बहुत सारे प्रयोग करने के बाद कि गाय के गोबर में हमारी मिट्टी में ऐसे प्राकृतिक जीवाणु हैं जो बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत सारा चमत्कार कर सकते हैं। तो उससे मैंने ये मिश्रण तैयार किया है। उस मिश्रण को आप प्रयोग करके देखें, निश्चित आपको उससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो जब आपका ये जो जीवाणु का मिश्रण सक्रिय अवस्था में तैयार हो जाए, 48 से 72 घंटे के बाद उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जब भी अपनी साग सब्जियों में, फलों के पेड़ों में या फसलों में पानी देते हैं तो उस पानी के साथ उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसके जब पानी में छोड़ने की जो इसकी प्रतिशतता है वो 2 से ढाई 3%। यदि स्प्रे करना चाहते हैं, इसका स्प्रे भी किया जा सकता है। स्प्रे में इसकी मात्रा को थोड़ा घटाना होता है। स्प्रे के दौरान इसका 1 से 2% आप पानी में मिश्रण तैयार कर लीजिए, फिर स्प्रे से छिड़क दीजिए, तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां सुगंध कर लेंगी। वहां भी ये चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि तब पेड़ पौधों के पत्तियों के माध्यम से उनके शरीर में पहुंचकर कई मेटाबॉलिक क्रियाओं को ये प्रभावित करता है। क्योंकि इस सॉल्यूशन में जब जीवाणु एक्टिव होते हैं तो अपनी संख्या बढ़ाने के साथ कई एक्टिव रसायनों का भी निर्माण करके इसमें मिश्रित करते चले जाते हैं। इसलिए वो रसायन जब इन पेड़ पौधों की पत्तियों के माध्यम से उनमें प्रवेश करते हैं तो वहाँ कई तरह के प्रभाव दिखाते हैं। इसमें ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, कई और तरह के हार्मोन रसायन भी पैदा करते हैं। तो आप सबसे पहले इस गोरस का या इस गोबर घनसत्व का प्रयोग करना जान लें। जब एक बार जान लेंगे तो आप प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। मेरा तो विश्वास है कि यदि आप 10 एकड़ के मालिक हैं, 15 एकड़ के मालिक हैं, तो आप 10-15 एकड़ में इसका प्रयोग मत करिए। आपने पहले इसका प्रयोग 200 मीटर में, 100 मीटर में, 500 मीटर में करके देखना है, और जब आपकी संतुष्टि हो जाए तब इसको आगे बढ़ाना है। साथ ही इसके साथ में मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि जब भी आप इसको प्रयोग करें, जब भी इसको आप अपनी मिट्टी में देना शुरू करें, उससे पहले आप अपनी मिट्टी का मृदा टेस्ट भी करा लें, सॉइल कार्ड बनवा लें। उसके लिए सहज है, कोई खर्चा तो है नहीं, सरकार आपके मृदा टेस्ट फ्री में कर रही है। आपको तो सिर्फ सैंपल लेके जाना है, और सैंपल को कहीं भी आसपास किसी कस्बे में, किसी गांव में, ग्राम पंचायत में भी आपके पास सुविधा है, वहां जाके उस सैंपल को जमा करा देना। 5-7 दिन में वो रिपोर्ट आपके फोन में आ जाएगी, आप उसको रख लीजिए अपने संभाल के। और फिर जब आप इस गोरस सॉल्यूशन का निरंतर प्रयोग कर लें, 4-6 महीने तक इसको आपने मिट्टी में इस्तेमाल कर लें, एक आध फसल ले लें, एक आध साग सब्जियों का आनंद ले लें, एक आध बार फलों का आनंद ले लें, अमरूद का, अनार का, नींबू का, आम का, कोई भी स्वाद चख लें। उसके बाद फिर करा के देख लें, और दोनों रिपोर्टों में यदि आपको अंतर नजर आए, वैसे तो अंतर फसल से ही आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रमाणिक एक आपने स्थायी प्रमाणिक वैज्ञानिक प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, इन सब में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन तब आएगा जब आपने अभी किसी खाद का प्रयोग नहीं किया। खाद के माध्यम से भी इनकी संख्या की मात्रा बढ़ जाती है।
लेकिन बिना खाद की उनकी मात्रा में वृद्धि होना, सबसे बड़ी वृद्धि तो ऑर्गेनिक कार्बन में होती है। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए जीवनी शक्ति है। बिना उसके हमारी मिट्टी जीवित नहीं रह सकती। उसकी विषाक्तता बढ़ती चली जाती है। उसके लिए आपको या तो खादों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तब कहीं फसल स्थिर होगी, अन्यथा आप मैक्सिमम फसल से नीचे फिसलते चले जाते हैं। आज वही स्थिति कई राज्यों में देखने में आ रही है। पंजाब का किसान आज निर्धारित जो यूरिया, डीएपी की जो मात्रा है, उससे डबल मात्रा में प्रयोग कर रहा है। आज पंजाब किसान 1 बोरी की जगह 2 ढाई बोरी तक यूरिया प्रयोग कर रहा है, फिर भी उसकी फसल की वृद्धि दर है गिरावट के दौर में 20 से 25% उसकी वृद्धि घट गई है। विषाक्तता बढ़ रही है, जहरीलापन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में आप गोबर गणशक्ति का प्रयोग करके देखिए। प्रयोग का विधि बता दी मैं, फिर भी आपको जानना है, समझना है, संशय है तो निसंकोच में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।